बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी टाइम। फ़िज़िक्स 9 क्लास के ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टाइम हमने जो है वो ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और जो था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जो मुताबिकत थी वो स्टडी की। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5.1। एग्जाम्पल नंबर 5.1। तो ये एग्जाम्पल मैं रीड करता हूँ, ज़रा इसको समझिएगा, गौर कीजिएगा। 2 lead spheres each of mass 1000 kg are kept with their centers 1 meter apart। 2 लेड के गोले हैं, जैसे फुटबॉल टाइप को बड़े बड़े गोले हैं लेड के। लेड एक मेटल है, जैसे लोहा होता है, कॉपर होता है, सिल्वर होता है, इस तरह लेड के 2 गोले हैं और उनकी हर एक की मैस, ईच ऑफ मैस 1000 kg, हर एक की मैस जो है वो 1000 किलोग्राम है। तो बड़ा इजी है, सिंपल, ज़रा जहन में इसका तस्वर लाएं कि 2 गोले हैं बड़े बड़े और दोनों का वज़न 1000 किलोग्राम है। ठीक है जी। और उनके दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है उनके सेंटर्स के दरमियान, वो 1 मीटर है। क्लियर। तो 2 गोले हैं, हर एक का वज़न 1000 किलोग्राम है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, और उनके दरमियान आपने ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है। ठीक है जी। तो चले आए इसमें न्यूटन का वो फार्मूला अप्लाई करते हैं, जिसमें न्यूटन ने पहले इसका डाटा बनाएंगे। अच्छा जी, 2 गोले हैं तो पहले की मैस को हम कहेंगे m1 है 1000 kg, और इसी तरह दूसरा जो स्फीयर है उसकी मैस है m2 और दैट इज़ आल्सो इक्वल टू 1000 kg। तो दोनों का जो वेट है, जो मैस है वो 1000 kg है और उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1 मीटर। d इज़ इक्वल टू 1 मीटर। तो ये हमने लास्ट टाइम पिछले लेक्चर्स में आपने ये फार्मूला ड्राइव किया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन का। उसमें F इज़ इक्वल टू g m1 m2 ओवर d स्क्वेयर। तो जब भी हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मालूम करनी होगी तो यही फार्मूला उस पर अप्लाई होगा। अब इस फार्मूले में हम ये जो ऊपर डाटा बना है ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। आए देखते हैं। तो F ये वाला नीचे आ गया, इज़ इक्वल टू, आगे G है तो G की वैल्यू हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। तो ये G की वैल्यू आ गई। आगे मल्टीप्लाई का साइन है। अब M1 और M1 भी ये 1000 kg है और M2 भी 1000 kg है। नीचे d स्क्वेयर है तो d इज़ इक्वल टू 1 मीटर है, ऊपर जैसे हमने डाटे में लिखा। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने ऊपर डाटे से देख के इस फार्मूले के अंदर पुट कर ली। g की वैल्यू पुट कर दी, m1 की कर दी, m2 की कर दी और d की कर दी। ठीक है। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो वो 6.673 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा। वो वेरी सिंपल है, क्योंकि ये 10⁻⁻11 है, ये 10⁻3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 6 हो गया। तो -11 + 6 -5 आ जाएगा। अब रही बात इसकी यूनिट्स की, तो देखें ये किलोग्राम -2 है, इधर ये किलोग्राम और किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम इस -2 के साथ कैंसिल हो जाए, यानी किलोग्राम ख़त्म हो जाएगा। मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर ये भी कैंसिलेशन हो जाएगी, तो बाकी बच जाएगा न्यूटन। तो वो F के साथ उसकी जो यूनिट है वो न्यूटन आ जाएगी। Thus ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लेड स्फीयर इज 6.673 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। चले जी, चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड वो जगह है जिस जगह पे उस ग्रेविटेशनल फोर्स का असर महसूस हो। लाइक आपने देखा होगा, जैसे एक मैग्नेट है, मैग्नेट को किसी लोहे की चीज़ के करीब लाएं तो थोड़े फासले ही से वो उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। मतलब आप उसको कॉमन पिंस के पास से लाएंगे तो वो उछल के उसके साथ चिपक जाएंगी, यानी कि उसके साथ जुड़ना ज़रूरी नहीं है उसके अट्रैक्शन के लिए। तो उसके इर्द गिर्द एक उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसी तरह जो अर्थ है, हमारी जो ज़मीन है, इसके भी इर्द गिर्द इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। ज़रूरी नहीं कि चीज़ ज़मीन के साथ अटैच होगी, जुड़ी होगी तो फिर ही वो ज़मीन उसको अट्रैक्ट करेगी। ऊपर हवा में भी होगी, फासले पे भी होगी, तब भी ज़मीन की कशिश उसको अपनी तरफ खींचेगी। तो आइए इसको पढ़ते हैं। According to the Newton's law of gravitation, the gravitational force between a body of a mass m
एंड द अर्थ इज गिवन बाय। अब न्यूटन का वही लॉ जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, F इज इक्वल टू जी, उधर m1 m2 था। अब चूंकि इधर m और m1 m है और m2 की जगह me आ गया, हम ज़मीन की बात करें ना, अर्थ की, तो दूसरा जिस्म, एक तो जिस्म हो गया कोई जो इसके ऊपर पड़ा है, ये देखें ये ज़मीन है, एक तो बॉडी ये होगी, दूसरी कोई बॉडी और होगी, उसका मैस m है, तो वो m है, दूसरी बॉडी अर्थ है, तो वो m2 मैस ऑफ अर्थ, me से मुराद मैस ऑफ अर्थ है। और बाकी रही बात इनके दरमियान फासला डी स्क्वायर, हम फार्मूले में पहले स्टडी किया है, तो अब डी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर आ जाएगा। इधर आर से मुराद रेडियस ऑफ द अर्थ है, जो कि ज़मीन के बिल्कुल सेंटर से देख लेके जो उसका रेडियस है, आप समझते हैं ना एक सर्कल का रेडियस क्या होता है, तो वो इसके ज़मीन के दरमियान उस चीज़ के दरमियान वो डिस्टेंस तस्वर करेंगे। उसी को एक्सप्लेन किया है, वेयर m इज द मैस ऑफ द अर्थ एंड r इज द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। me जो है वो अर्थ की मैस है और r जो है वो बॉडी का सेंटर ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस है। द वेट ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। ये भी लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था, दोबारा रिमाइंड करवाता हूँ कि हमने अगर देखना हो कि किसी जिस्म को ज़मीन कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो हम उसके वेट को देखेंगे, यानी कि जितना ज़मीन अट्रैक्ट कर रही है उतना ही उसका वेट होगा। तो यही इसमें बताया गया है कि जो वेट है बॉडी का वो वही फोर्स होती है जिस फोर्स के साथ अर्थ उस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब उसके साथ जुड़ना या अटैच होना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ज़मीन के साथ कुछ चीज़ जुड़ी होगी तो ज़रूरी नहीं कि वही सिर्फ अट्रैक्ट हो, उसका फासला भी होगा तो उसको अट्रैक्ट करेगी। आगे चलते हैं, देखते हैं इसकी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी थ्रोन अप गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल ऑन रिटर्न्स इट वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये बड़ी अच्छी एग्जांपल इसने बताई कि अगर किसी बॉडी को सपोज करें हम किसी बॉल को ही ऊपर फेंकते हैं या कोई भी चीज़ हम उठा के ऊपर हवा में फेंक देते हैं, तो जब जो वो चीज़ जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती है बच्चों, तो उस चीज़ की जो वेलोसिटी है, जो उसकी रफ्तार है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, हत्ता कि एक पॉइंट ऊपर जाके ऐसे आता है कि वो बिल्कुल रुक जाती है। उसके बाद उसका दोबारा से ज़मीन की तरफ वापसी का सफ़र शुरू होता है और उसकी स्पीड दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? जब ज़मीन से हमने फेंक दिया उसको, तो अगर इस बात को बताने का मतलब ये है कि बेशक हमने उसको बॉल को ऊपर फेंक दिया, अब वो ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन स्टिल अभी भी ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच रही है। हमने एक फोर्स लगा के उसको ऊपर हिट किया, लेकिन ज़मीन उसको खींचेगी, उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। और इसी तरह से जब वो वापसी की तरफ आएगा तो ज़मीन की कशिश की वजह से उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये ज़मीन की उस बॉडी के साथ कशिश की वजह से है। वेदर द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ और नॉट, चाहे जिस्म अर्थ के साथ जुड़ा हुआ हो या ना जुड़ा हुआ हो। सच अ फोर्स इज कॉल्ड द फील्ड फोर्स। अब इस तरह की जो फोर्स होती है उसको फील्ड फोर्स कहते हैं, कि जो कांटेक्ट में नहीं भी है तो फिर भी वो अमल कर रही है। इट इज़ अज्यूम्ड दैट अ ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ। ज़मीन के चारों तरफ ये हम फर्ज करते हैं कि इसके ज़मीन का जो है चारों तरफ इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये डायग्राम देखें, इसमें ये देखें, ये एरोस शो कर रहे हैं कि ज़मीन के दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से जो भी है ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, दिस फील्ड इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एज शोन द एरोज। और ये जो फील्ड है, ये जो कशिश है, कशिश का ये जो वो फील्ड है, इसकी जो डायरेक्शन है हर जगह पे ज़मीन के सेंटर की तरफ है। ये आप डायग्राम को फिर गौर से देखें, हर एरो का जो डायरेक्शन है वो ज़मीन के सेंटर की तरफ है, as shown in the arrows in the figure 5.3. The gravitational field becomes weaker and weaker as we go farther and farther away from the earth. तो ये वो बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम ज़मीन से दूर चले जाएं, ऊपर हवा में और ऊपर और ऊपर और ऊपर, तो जितना ज़्यादा हम ऊपर जाएंगे, जितना दूर जाएंगे,
उतना ये ग्रेविटेशनल फील्ड वीकर, कमजोर होता जाएगा। ठीक है। इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ। तो इससे आपको पता चला ये बेटा आखिरी लाइन का, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो ज्यों ज्यों बुलंदी पर जाएंगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, उस कशिश की जो है स्ट्रेंथ वो कम होती जाएगी। तो आखिरी लाइन में ये है द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो जितनी पर यूनिट एरिया में लगती है किसी भी जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है जी। एट एनी प्लेस इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी एट दैट पॉइंट, और इसकी किसी भी जगह पे इसकी जो वैल्यू है वो जी के बराबर होती है। ठीक है। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन पर किलोग्राम। तो ज़मीन के जो करीब करीब जो है जी की वैल्यू वो 10 न्यूटन पर किलोग्राम है। लेकिन एज वी गो अप एंड मतलब फार अवे फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, जो हम ऊपर जाएंगे, बुलंदी पर जाएंगे, तो जी की वैल्यू 10 से कम होके 9, 8, 7, 6, तो ये बुलंदी के साथ ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैस ऑफ द अर्थ।